Why? If it is worth it, forget the odds. Just do it. Today is 18th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions in our Telegram channel. Join it. Then this is quiz number 78, History. The president of गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था 1922 में, उसके चीफ थे, उसको प्रिसाइड किया था मिस्टर चित्तरंजन दास साहब ने. द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी जी वॉज बेलगाम सेशन इन 1924. किस सेशन में कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट? द आंसर इज 1916, लखनऊ सेशन, एनी बेसेंट. The first European to be elected as President of Indian National Congress was Mr. George Yule. Who among the following presided over the first annual meeting of Indian National Congress? The answer is Mr. W.C. Banerjee. आज के सवाल है, Who said that criticism and independent thoughts are the two characteristics of a revolutionary? Criticism and independent thought, two characteristics of a revolutionary. Who among the following organized the famous Chittagong Armory raid? Bhagat Singh's memorial is situated at which place? Who gave the Inqilab Jindabad slogan? दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो ए वतन हम तो सफ़र करते हैं. ये किसने कहा है? So these are 5 questions for today. ये वोकैबुलरी है. वॉल्यूबल का मतलब होता है जो बहुत बातूनी है, who loves to talk, talking fluently, readily and incessantly. सुसिंक्ट का मतलब होता है संक्षेप, in a brief and clearly expressed manner. फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट मतलब होता है परिवहन, goods transported in bulk by truck, train, ship और aircraft. कॉग्नेट, कॉग्नेट वो होते हैं जो सेम स्पीशीज के होते हैं, having qualities in common, alike, analogous, comparable. There is no dearth of knowledge, there is no dearth of content. इसका मतलब है scarcity नहीं है और lack of something, कमी, shortage नहीं है. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary is very very important. Precise. Now this is CSAT. CSAT के ये 3 सवाल हैं. Try to answer these 3 questions. Then this is News Bites. News Bites में today we will talk about two states theory. This is Israel and this is West Bank, this is Palestine and this is Gaza. We'll talk about कि ये आज का जो 2 state theory propose किया जा रहा है इसका history क्या है. तो see, US President Mr. Biden ने कहा 2-state solution remains the best way to achieve equal measure of security, prosperity, freedom and democracy for Palestine and Israel. ये जो 2-state theory है इजराइल पैलेस्टीन का, इसका कॉन्फ्लिक्ट जाता है बैक टू द डेज जब जूज और अरब्स के बीच में एक वॉर हुआ था 1967. 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 181 पार्टीशन प्लान, जिसको अगेन लेके आए थे ब्रिटिश मैंडेट था पैलेस्टीन इनटू अरब एंड जूइश स्टेट. सी, एक अगर हम जूइश की हिस्ट्री देखें तो ये जो जूइश कम्युनिटी है ये पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड थी. इस जूइश कम्युनिटी को कहा भी जाता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड जो इन पे एट्रोसिटीज हुई थी बाय नाजीज. सो जूइश ने एक जायंट मूवमेंट स्टार्ट किया और जूइश कम्युनिटी ने कहा कि ये उनका होमलैंड है एंड दे स्टार्टेड कमिंग टू दिस प्लेस. अब बाय दैट टाइम यहाँ पर डिफरेंट जो पॉपुलेशन थी, डेमोग्राफी थी, वो डिफरेंट हो गई थी. तो यहाँ पे पैलेस्टीन था स्टेट. फिर जूइश मूवमेंट हुआ तो ग्रेजुअली इजराइल का यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ता गया, एक्सपेंशन होता गया और पैलेस्तीन यहाँ पर श्रिंक होता गया. अगेन वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे वो इंडिया के नेबर्स के साथ देखें या फिर अफ्रीका देखें, तो ये जो कॉलोनियल सुपर पावर रही हैं, यूरोप की सुपर पावर जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, स्पेशली ब्रिटेन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन. तो यहाँ भी क्लियर कट डिमार्केशन और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप एट्सेट्रा के कारण इसके रूट्स जो हैं प्रॉब्लम के वो यहाँ पे आ गए.
1948 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लीव किया, स्टेट ऑफ इजराइल बना और फिर चालू होता है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अरब इजराइल वॉर। 1949 में ये वॉर एंड होता है। पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, एक स्टेट ऑफ इजराइल, दूसरा वेस्ट बैंक और तीसरा गाजा स्ट्रिप। तो सी वेस्ट बैंक, इट इज नॉट इन वेस्ट, वेस्ट टेक्निकली ये होना चाहिए बट दिस इज ईस्ट। सो वेस्ट बैंक जो है वो यहाँ पर है, वेस्ट बैंक यहाँ पर है, ओके, जॉर्डन एंड दिस वेस्ट बैंक इज हियर एंड गाजा स्ट्रिप इज अ नैरो स्ट्रिप जो यहाँ पर इजिप्ट से कनेक्टेड है, सिनाई पेनिनसुला, एंड इसकी ओपनिंग है मेडिटेरेनियन में। सो दिस इज गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज वेस्ट बैंक। ये 2 एरिया अभी आज की डेट में पैलेस्टीन है। एंड देन दिस इज गोलन हाइट्स और यहाँ पे लेबनान आता है, दिस इज इजराइल, दिस इज डेड सी, दिस इज जॉर्डन, दिस इज इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला। सो 1949 में ये 3 एरिया बन गए। फिर 67 में फिर 6 डे वॉर होता है, टेरिटोरियल कंट्रोल, इजराइल यहाँ पे गाजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट ले लेता है, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से ले लेता है। फिर यहाँ पर एक ओस्लो अकॉर्ड होता है 1993 में। देन इस ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली फिर पीस सॉल्यूशन की बात होती है और वर्ल्ड मूव करने लग जाता है टुवर्ड्स दिस 2 स्टेट थ्योरी कि देयर विल बी इजराइल एंड देयर विल बी पैलेस्टीन, देयर विल बी इजराइल एंड देयर विल बी पैलेस्टीन। इंडिया का व्यू पॉइंट भी MEA ऑफिशियली यही बोलता है, वी बिलीव इन 2 स्टेट थ्योरी। इजराइल के साथ भी हमारे कॉर्डियल रिलेशन है, एट द सेम टाइम पैलेस्तीन का जो कॉज है इसको हमने सपोर्ट किया है, तो 2 स्टेट थ्योरी को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। प्रेजेंट डे ये है कि इजराइल स्टिल ऑक्यूपाइज वेस्ट बैंक, ऑल्दो पुल्ड आउट किया फ्रॉम गाजा। इजराइल क्लेम करता है जेरूसलम को अपना कैपिटल, पैलेस्तीन भी जेरूसलम को बोलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब आगे यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड और USA एंड जो अरब वर्ल्ड है और इजराइल है, इनका एक ट्रायोका बनता जा रहा है और ईरान अब यहाँ पर आइसोलेट होता जा रहा है। विल टॉक अबाउट इट फर्दर। Then this is Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs has been ranked at first under Central Ministries Portal. ये एक असेसमेंट है, पीरियोडिक असेसमेंट है कि जो स्टेट यूनियन टेरिटोरीज हैं, स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवरी में कितनी इफेक्टिव है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टॉप किया है। ये सर्वे कंडक्ट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने, NASSCOM एंड KPMG इन 2021। 4 पैरामीटर्स थे यहाँ पे असेसमेंट के, एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट डिलीवरी, ईज ऑफ यूज एंड इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। इन सब असेसमेंट पैरामीटर्स पे सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टॉप किया है। ये क्विक फैक्ट्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में फाउंड हुआ था, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है, न्यू दिल्ली नहीं है, रिमेंबर दिस इज मुंबई। RBI सेटअप हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। फर्स्ट गवर्नर थे मिस्टर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। अभी 25th गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास। RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं, दीज आर द नेम्स। 4 सब्सिडरीज हैं RBI की। पहला है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सेकंड इज BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड इज रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये 4 सब्सिडरीज हैं। 4 करेंसीज हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। एक नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश, मैसूरू कर्नाटका एंड सालबोनी इन वेस्ट बंगाल। 4 मिंट्स भी हैं, मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा एंड नोएडा। इस मिंट का क्या मतलब होता है? टेल मिंट। और जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं उसमें तो RBI गवर्नर के साइन होते हैं, बट ये जो मिंट्स हैं इनमें किसके साइन होते हैं, या फिर से 1 रुपी का जो नोट होता है उसमें किनके साइन होते हैं। ओके, सो ये है आज का न्यूज बाइट्स नंबर 21। नाउ टुडे इज 18th Monday. दिस इज अवर रेफरेंस मटेरियल, द हिंदू दिल्ली news edition. This is our website. We are following +2 cycle. To join the course, this is very simple. There are 2 courses. One course is for mains, one course is for prelims. Everything is very simple and straightforward. One course is for prelims, one course is for mains. Mains अभी 2022 है, prelims अभी 2023 है।
ईयर लॉन्ग कोर्स है, आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। हम रिवीजन क्लासेस भी करेंगे एंड वीडियोस आल्सो आई विल प्रोवाइड एंड फी इज गोइंग टू बी द सेम। आप आज ज्वाइन करो या 27th of May को ज्वाइन करो, फी इज गोइंग टू बी द सेम। सो दैट इज वाई ज्वाइन अर्ली एंड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ this course, okay? And fee is this special number. There is something very special about this number, so fee is going to be this only, okay? 1111 throughout the year. All right, so these are the two courses. To join it is very easy. Just visit our website, scan this UPI QR code, make a payment, then send that payment screenshot and your course name to this email ID, that is 1@srajaniindia.1. I will be sharing an email and a Google form with you. Fill it and then we will group classes and one-to-one sessions will start. Okay, so this is 17th of July. We are following +2 cycle. हम आंसर राइटिंग डेली कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। रोज 1 या 2 आंसर लिखने चाहिए, नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो +2 मतलब 15th का डिस्कशन हमने 17th को किया था। ऑल्दो कुछ लेट सबमिशंस भी हैं यहाँ पे, लेट अस क्विकली गो थ्रू देम एज वेल। सी, ट्राई टू सबमिट योर आंसर ऑन टाइम। और आंसर सबमिट करना भी बहुत आसान है। जस्ट यहाँ पे ज्वाइन द डिस्कशन में जाइए और सिंपली जैसे सोशल मीडिया में, फेसबुक एटसेट्रा में यू अपलोड योर पिक्स, सिमिलरली अपने क्वेश्चंस का फोटो खींच के यहाँ पे आप अपलोड कर दो एंड लुक एट द लर्निंग्स। यहाँ इतने अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, आप उनको देखो, उनसे भी सीखो। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इनपुट या फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। द डिफिकल्ट पार्ट इज टू राइट और उसके लिए आई पुश यू एवरी डे, सो राइट। ओके, अगर आप लिख भी रहे हो तो आप 99% स्टूडेंट से बेटर हो। ओके, अब देखो सैमुअल का आंसर देखो कितना अच्छे से लिखा है यहाँ पे, CJI एटसेट्रा। पैराग्राफ शॉर्टर है, राइटिंग अच्छी है, दिस इज रियली गुड। बॉक्स में पिक करो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ो। अब सी, जैनम ने कितने अच्छे से स्टार्ट किया आंसर राइटिंग। सी, दिस इज रियली रियली गुड। द डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू स्टार्ट। एक बार आप स्टार्ट करो, आपको ग्रेजुअल क्लियर कट इंप्रूवमेंट नजर आएगा। टेक इट एज अ चैलेंज। 1 महीने तक ये एक्सरसाइज जैसा मैं बोलता हूँ वैसा पढ़ के कोशिश करो। गिव इट अ ट्राई, यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, गिव इट अ ट्राई। ओके, सी, दिस इज सो गुड, वंडरफुल। आशीर्वाद, दिस इज अगेन फैंटास्टिक। सी, वेरी नाइस। लिखो, राइट एंड राइट मोर, वेरी नाइस। ऑलराइट, और उसको सबमिट भी करो, शेयर करो अपना वर्क। ये चीज मन से निकाल दो, लोग क्या कहेंगे, हु आर दीज लोग, जस्ट फॉरगेट अबाउट देम, थिंक अबाउट योर सेल्फ, पार्टिसिपेट। इससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, यू विल ओनली गेट बेनिफिटेड, सो पार्टिसिपेट एंड स्टडी फुल थ्रॉटल। ऑलराइट, सी, आज प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच भी रिज्यूम करेंगे 8 PM और 9 PM। 1-to-1 सेशन सीरियसली बहुत लैग कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू स्पीड अप। तो इसके लिए आज से आई विल एक्सटेंड दीज सेशंस। 10 बजे के बाद 1 घंटे तक आई विल बी अवेलेबल ऑन गूगल मीट। मोस्ट ऑफ द जो ग्रुप क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस है जो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, वो हम 1-to-1 वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस प्रीलिम्स क्लास। ओके, 10 to 11 PM का स्लॉट, 1 hour every day I will give to this talks. Okay, all right, so let us begin. आज का जो पहला न्यूज़ है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टुडे। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। हमारा जो काम का चीज़ है वो हम इस मेथड को आज अच्छे से पूरा समझ लेते हैं। सी, मैंने ये स्टैंडर्ड बुक से ही कंटेंट लिया है ताकि रिवाइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं इस पूरे कंटेंट, पूरी लाइन को 1 by 1 पढ़ने वाला हूँ और एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं हम। ओके, सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे पहले मैंने आर्टिकल बताए थे कुछ दिन पहले। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हुए क्या आर्टिकल में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्शन किस में है, इसका भी एक समरी बनाइए। दिस इज अगेन अ होमवर्क फॉर यू टुडे। एक शॉर्ट नोट बनाइए आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ आर्टिकल्स इस पार्ट 5 के बाहर भी हैं, उनको भी आप इसमें क्लब करना। ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, मतलब हम खुद जाके प्रेसिडेंट, जैसे अभी रामनाथ कोविंद साहब हैं, उनको डायरेक्टली हमने इलेक्ट नहीं किया है चुनाव में, वो मतदान करके, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर उसके द्वारा फिर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ओके,
तो इस कॉलेज में मतलब जो लोग प्रेसिडेंट का चुनाव कर रहे हैं उसमें कौन कौन होता है? उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें भी जो इलेक्टेड है मतलब जिन्होंने चुनाव जीत के जो आए हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेटेड यहाँ पर नहीं है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। अब जो राज्य हैं, राज्य में होती है विधानसभा, तो विधानसभा के भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं जो चुनाव जीत के आए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। यहाँ पर भी जो नॉमिनेटेड हैं वो नहीं होंगे। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यूटी एंड पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो यहां पर केवल इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा, राज्यसभा के और विधानसभा के, विधान परिषद यहां पर नहीं है, केवल विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो ही इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। और जो यूनियन टेरिटोरी दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है तो यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर आएंगे। तो ये 3 लोगों का कॉलेज बनता है। तीन मेंबर्स यहाँ पे आते हैं 3 हाउसेस से। ओके, पार्लियामेंट, Legislative Assembly of States and Legislative Assemblies of Union Territories. Okay. Then nominated member of both of houses of parliament, the nominated member of state legislative assembly, the members of the state legislative council अगर bicameral है वो, and the nominated member of legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president. सिंपल भाषा में ये याद रखना है, जिसने इलेक्शन लड़ा है वो ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसने इलेक्शन जीता है वो ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सिंपल। और नॉमिनेटेड जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड एटसेट्रा होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आप बताओ ये बाय कैमरल किन सारे राज्यों में है? बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब जहां पर असेंबली डिसॉल्व्ड है, द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब जैसे किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है, अब देखो ये भी याद रखना है, राज्य का मतलब विधायक, केंद्र का मतलब लोकसभा, राज्यसभा मतलब सांसद। तो जैसे किसी राज्य में चुनाव होना है बट वो टाइम पे चुनाव आज की डेट में नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल वहां पे असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो फिर वहां के जो विधायक हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब आप विधायक नहीं हो तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज असेंबली डिसॉल्व हो गई, विधानसभा, तो आप विधायक नहीं रहे। अब आप विधायक ही नहीं हो तो आप प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एंड असेंबली अगर टाइम पे नहीं बनी, इलेक्शंस नहीं हुए, तो वो राज्य के काउंट होंगे ही नहीं, इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस टू द डिसॉल्व असेंबलीज आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो हमें इलेक्टोरल कॉलेज समझ में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है देयर शेल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें 2 टाइप के आ रहे हैं, एक तो हो रहे हैं सांसद, सांसद मतलब दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक है विधायक मतलब मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। अब एमएलए में भी राज्य भी अलग अलग हैं, गुजरात का एमएलए अलग है, सिक्किम का एमएलए अलग है, यूटी ऑफ दिल्ली का एमएलए अलग है, साइज डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है। तो विधायकों में और सांसदों में पैरिटी कैसे लाए, तो उसके लिए आता है ये फॉर्मूला, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हम ऐसा एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे वोट्स का परसेंटेज डिसाइड किया जा रहा है और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है? Every elected member of LA of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। आसान भाषा में ये राज्य है यूपी, तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन ऊपर लिखो, यूपी के जो नंबर ऑफ एमएलए हैं, जो असेंबली है वहाँ की विधानसभा है उसमें जितने मेंबर्स हैं उसको लिखो, पॉपुलेशन लिखो और विधानसभा की स्ट्रेंथ लिखो, इसको डिवाइड कर दो। पर अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा होगा क्योंकि पॉपुलेशन तो करोड़ों में है और ये नंबर तो कुछ 100 में ही है, तो हम इसको और छोटा करने के लिए 1/1000 कर देते, 3 से 3 जीरो और कम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, तो इससे एक छोटा नंबर आ जाएगा, मैनेजेबल नंबर आ जाएगा। तो ये होगा एक विधायक का वोट, एक विधायक का वोट। तो ऐसे हर राज्य के लिए कर देंगे। वोट ऑफ द एमएलए जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट
total number of elected members in the state legislative assembly into divided by 1000. Every elected member of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to members of the LA of the states by the total number of elected members to both the houses of parliament. अब देखो आसान भाषा में यहाँ हमने हर एक राज्य के विधायक का वोट देखा। कैसे देखा? उस राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य की विधानसभा सीट। नंबर बड़ा है तो इसको 1000 से और डिवाइड कर दो, तो ये एक नंबर आ गया हर एक विधायक का। अब देश में जितने भी विधायक हैं सारे विधायकों का टोटल कर दो, जो उनका वोट आ रहा था सारे विधायकों का टोटल कर दो। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, सारे राज्य, यूपी का भी गुजरात का भी, जितने भी विधायक हैं सब विधायक का टोटल कर दो, वोट विधायक का, एमएलए का, और उसको डिवाइड कर दो कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा में, तो वो आ जाएगा एक एमपी का वोट। अब हम केंद्र लेवल पे आ रहे हैं, तो हमने स्टार्ट जीरो लेवल से किया और वहाँ पे सारे विधायकों का एक विधायक का वोट निकाला। तो एक विधायक मध्य प्रदेश का विधायक है तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या अपॉन मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट, नंबर बड़ा है तो डिवाइडेड बाय 1000। दिस इज द वोट ऑफ वन एमएलए फ्रॉम एमपी। देयर विल बी MLA from UP, MLA from गुजरात, MLA from UT of दिल्ली। सिमिलरली सारे MLA को टोटल करो, वन MLA है, सारे MLAs जितने हैं सबको टोटल कर दो और फिर उसको टोटल कर दो लोकसभा राज्यसभा के टोटल जो मेंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो ये जो नंबर आएगा वो एक MP का नंबर आएगा, एक संसद का नंबर आएगा, सांसद का। तो एक विधायक का वोट पता चला, एक सांसद का वोट पता चला। वेरी गुड। अब हम करते हैं चुनाव। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये होता है सीक्रेट बैलेट। प्रोपोर्शनल ये होता है, एक्चुअली प्रोपोर्शनल सिस्टम इज अ मिसनोमर, ये तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा लोगों का चुनाव करना है, बट यहाँ तो एक ही प्रेसिडेंट है तो इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोपोर्शनल बोलना इज अ मिसनोमर। बट यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी है और सीक्रेट बैलेट भी है। आगे इसको और देखते हैं। सिस्टम इंश्योर करता है सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। जो सबसे ज्यादा वोट मिलेगा एब्सोल्यूट 50% से ज्यादा, वो होगा दिस विनर। कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स, मतलब इतने वोट्स मिलने चाहिए तभी वो जीता माना जाएगा। कोटा वोट्स कैसे डिटरमाइन होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, only one candidate to be elected as president plus 1 and adding 1 to the quotient। मतलब कि अभी हमने इलेक्टोरल कोटा देखा ना, इसमें सांसद थे, इसमें और विधायक थे, इन सब का टोटल कर दो जिन्होंने वोट कास्ट किया, तो ये टोटल वोट हो गए, है ना। टोटल वोट आ गए, इतने विधायक और इतने संसद का टोटल वो वोट आ गया। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बिकॉज एक ही चुनाव कराना है, एक ही प्रेसिडेंट है, तो डिवाइडेड बाय 2 करो, 50% हो जाएगा, प्लस 1 कर दो, मतलब 50% से ज्यादा जिसको मिला वो जीत गया। ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर, और कास्ट करते वक्त उनको प्रेफरेंसेस देना पड़ता है। जैसे हम प्रेफरेंसेस देते हैं ना कॉलेजेस, अगर जैसे हम काउंसलिंग में जाते हैं, पहला प्रेफरेंस है हमें से ये कॉलेज मिलेगा, दूसरे में ये मिलेगा, तीसरे में ये मिलेगा, ऐसे हम प्रेफरेंसेस देते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट चॉइस में भी प्रेफरेंसेस होता है कि पहली चॉइस है ए को बनना चाहिए, अगर ए नहीं बन पाए तो बी को बनना चाहिए, बी नहीं बन पाए तो सी को बनना चाहिए। ऐसे हम वोटिंग में अपनी चॉइसेस लिख देते हैं। वोटर कैन इंडिकेट एज मेनी प्रेफरेंसेस, जितने कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट फेज में पहला प्रेफरेंस सबका काउंट किया जाता है। इन केस कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज, तो वो इलेक्टेड मान लिया जाएगा। मतलब सब लोगों ने पहला प्रेफरेंस किसको दिया है? अगर सब ने पहला प्रेफरेंस ए कैंडिडेट को दिया है और वो 50% से ज्यादा हो रहा है तो बस केस क्लोज, वो विनर। अदरवाइज अगर ए को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो हमको ट्रांसफर ऑफ वोट करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ वोट कैसा करना पड़ेगा कि सपोज जैसे 4 ऑप्शंस दिए थे आपने, पहले को 50% नहीं मिले पर एक कैंडिडेट फोर्थ को सबसे कम वोट मिले हुए हैं, तो हर किसी का जो फोर्थ प्रेफरेंस है वो कैंसिल हो जाता है और ये फिर आगे दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वोट। देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट्स अब एक्टिव हो जाएगा।
Ballots of the candidate securing the least number of first preference votes are cancelled and his second preference votes are transferred to the first preference votes of other candidates. जैसे 10 लोग थे, है ना, 10 लोगों ने इस 4th नंबर के कैंडिडेट को अपना पहला चॉइस बताया था, बट ये जो 4th नंबर का कैंडिडेट है, जैसे डी कैंडिडेट है कोई, उसको सबसे कम वोट मिले, है ना, एक डी कैंडिडेट है जिसको सबसे कम वोट मिले, तो जिन जिन ने डी कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस दिया था उन लोगों के, उन वोटर्स के, एमएलए और एमपीस के, जिन्होंने डी कैंडिडेट को वोट दिया था एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, वो कैंसिल हो जाएगा उन विधायक और सांसदों का जिन्होंने डी को वोट दिया था, बिकॉज डी को सबसे कम नंबर ऑफ वोट मिले। तो डी क्या है, ये कैंडिडेट है, इसको सबसे कम वोट मिले, और जिन विधायकों और सांसदों ने डी को पहली पसंद बताया था उन सबको बोलेंगे कि आपकी पहली पसंद तो अब हो नहीं सकती, तो अब आप अपनी सेकंड प्रेफरेंसेस बताओ। तो इन सब ने जो सेकंड प्रेफरेंस बताई थी, तो इन सब के जो सेकंड प्रेफरेंसेस वाले मार्क थे वो रेस्पेक्टिव उन सब कैंडिडेट्स को सेकंड चॉइस इनकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब किसी ने सेकंड चॉइस पहले कैंडिडेट ए को दे रखा होगा, तो इतने सारे विधायकों सांसदों का सेकंड प्रेफरेंस ए था, पहला प्रेफरेंस डी चला गया, सेकंड प्रेफरेंस ए था, तो वो सेकंड प्रेफरेंस के वोट अब ए पे आ गए। अब ए के नंबर ऑफ वोट्स बढ़ेंगे। अब अगर ये बढ़ने के बाद 50% प्लस हो गया तो ए इज विनर। अगर अब भी नहीं हुआ तो एक कैंडिडेट सी है जिसको अब सबसे कम नंबर वोट मिले हुए, इस सी को भी कुछ विधायकों सांसदों ने पहला प्रेफरेंस दे रखा होगा। अब इसके वोट हम ट्रांसफर करेंगे, सी के वोट जिसको फर्स्ट मिला था सी, उसको अब सेकंड देके फिर हम ट्रांसफर वोट करेंगे ऊपर वालों में। ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक ए को या किसी भी लीडर को, जो कैंडिडेट लीड कर रहा है, उसको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट आएगा, बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स कैंसिल हो जाएंगे और उन कैंडिडेट्स, उन वोटर्स का जो सेकंड प्रेफरेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को ट्रांसफर हो जाएगा जो अब फर्स्ट पे है ना, जो सेकंड प्रेफरेंसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए? सो दिस इज हाउ ये ट्रांसफर ऑफ वोट्स कंडक्ट होता है, और ये तब तक होता जाएगा जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स कनेक्शन टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखता है। इलेक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड की इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, जैसे कुछ राज्यों में अभी विधानसभा ही नहीं है या फिर वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई। अगर इलेक्शन ऑफ अ पर्सन इज प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर जो डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जो उसने वर्क किया है वो इनवैलिडेटेड नहीं होता है, कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स रहेगा। तो ये कुछ प्रोसीजर है यहाँ पर। कुछ जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि एक तो डी फैक्टो तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, तो हम एक पैरेलल में प्रेसिडेंट पोस्ट में डायरेक्ट इलेक्शन क्यों करें, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, ज़्यादा पैसा भी लगेगा, प्लस अगर डायरेक्ट इलेक्शन से अगर प्रेसिडेंट बनेगा तो उसको फिर एक बहुत सारी पावर्स भी हमको असाइन करनी पड़ेगी और फिर क्लैश भी हो सकता है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का। सो फॉर ऑल दीज प्रैक्टिकल रीजंस प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल पावर तो कॉम के पास है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन हमने बनाया। ओके, तो ये एक मिसनोमर है बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 2 या 2 से ज़्यादा सीट्स को फिल करना पड़ता है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपने जैसे 100 लोगों ने वोट डाला, 20 लोगों ने 1, 30 लोगों ने 1, एक ने 40 और एक ने 10, हो गए ना 100, 20, 10। तो ये जिस तरीके से वोट परसेंटेज आया उसी के हिसाब से यहाँ पे सीट्स अलोकेट हो पाएगा। तो दिस इज प्रोपोर्शनल। इंडिया में हम प्रोपोर्शनल इन जनरल फॉलो नहीं करते, हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है आप बताओ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ओके, सो दिस इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इसको देखते हैं इसका रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब ये है ब्लेजिंग यूरोप में बहुत वाइल्ड फायर्स हो रहा है। दिस इज फ्रांस में दिस इज वेरी दिस हॉरिबल सीन। फोकस ऑन फूड एनर्जी क्राइसिस, जोको विडोडो ने कहा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा ग्लोबल लीडर्स टू शेड ईगोइज्म, ईगो इज बैड। इंडिया एंड इंडोनेशिया शेयर सिमिलर कंसर्न्स, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी होना चाहिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्टर्न सैंक्शंस है,
तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने अपील किया कि हम रियल जो अभी चैलेंजेस हैं लाइक फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी क्राइसिस, इस पे फोकस करें। फाइटिंग इज़ बैड, वॉर इज़ बैड। एक रीज़न ये भी है ऐसा कहने का बिकॉज G20 समिट अभी बाली में होने वाला है और G20 समिट बाली में होने वाला है इंडोनेशिया। अब G20 में रशिया भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी है, तो कैसे वहाँ पे लीडर्स मैनेज कर पाएंगे इस समिट में, दैट इज़ वाई उसकी बैकड्रॉप में ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। COVID-19 वैक्सीन डोज टैली क्रॉसेस 200 करोड़ मार्क्स। ओके, so this is the front page of the Hindu. Next is the debate over the Delhi Assembly. Then this is monsoon fury. Firemen attempt to rescue 2 men stranded in overflowing Nagavali River in Odisha. हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि जैसे ये ईस्टर्न है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, और ये है अपना दिस अरेबियन सी। लेट अस प्रिपेयर सम ऑफ अ लिस्ट ऑफ रिवर्स जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। जैसे यहाँ पे महानदी रिवर हो गया, एक सुबर्ण रेखा है, लाइक दैट। सो कौन कौन सी रिवर्स जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में मिल रही है इधर बे ऑफ बंगाल में, लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट। ये बड़ा काम का सवाल है। अक्सर ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि कौन सी रिवर्स डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में आती है, कौन सी रिवर्स डायरेक्टली अरेबियन सी में आती है। अरेबियन सी हम बाद में करेंगे, आज हम देखते हैं कौन सी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली मिल रही है। वो किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं बनेगी, वो सीधा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। जैसे कृष्णा हुआ, गोदावरी हुआ, लाइक दैट। ओके, कावेरी हुआ, लाइक दैट। हाउ एशियन गेम्स पेव्ड द वे फॉर दिस अनायुट्टू इन केरला। तो एलिफेंट का परफॉर्मेंस है एशियन गेम्स में दिल्ली 1982 में, ऐसा यहाँ पे बताया। एनुअल रिचुअल भी है ये टेम्पल थ्रिसुर में। ओके, एलिफेंट। देन ये क्या है, बोनालू है। बोनालू, यहाँ पे डिवोटीज ऐसे बोनालू सेलिब्रेशन कर रहे हैं हैदराबाद में। ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स यहाँ पे होगा पॉट्स ऑफ राइस फॉर द गॉडेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। दिस इज बोनालू। Then this is editorial. First editorial is political. Second editorial is Biden in West Asia. See, अभी हमने देखा वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स, वेस्ट एशिया, और अभी बाइडन का सऊदी ट्रिप भी हुआ था। अब इसके बैकड्रॉप में देखते हैं वेस्ट एशिया में यूएसए किस टाइप का गेम प्लान, किस टाइप की फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू करने वाला है। हमने पहले ये देखा कि यहाँ है इजराइल, यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, सऊदी मतलब अरेबियन पेनिनसुला जिसका लीडर हम मान लेते हैं सऊदी को, और यहाँ पर है ईरान। ओके, इजराइल सऊदी ईरान। ईरान का मतलब होता है शिया, सऊदी अरेबियन का ग्रुप है मतलब दिस इज सुन्नी, एंड इजराइल मतलब जूइश। इजराइल जूइश, सुन्नी शिया। शिया और सुन्नी के बीच में फाइट है, और जूइश और इधर आपस में भी फाइट था। ये भी अब आपस में फाइट था। फाइट इन द सेंस ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल डिफरेंसेस रहे। अब आज की डेट में जो चैलेंजेस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, तो ये जो जूइश इजराइल और सऊदी सुन्नी, इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। ये लोग बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। और जो ईरान है ये कॉर्नर होता जा रहा है, ईरान कॉर्नर होता जा रहा है। यूएसए ईरान की बनती नहीं है, न्यूक्लियर डील अभी फ्लॉप हो गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। देन बाइडन उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चांसेस अब उतने ब्राइट नज़र नहीं आ रहे। तो ईरान बोलता है वी आर लिविंग इन अ हॉस्टाइल दिस सर्कमस्टेंसेस। इधर इजराइल है, इधर सऊदी एंड सुन्नी है। सो ईरान is again not a small country. Iran is a huge country और resources भी हैं ईरान के पास. So Iran is trying to go nuclear powerful nuclear capacity बनना चाहता है। अब अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल हो गया तो इस एरिया में पावर का एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर इनमें भी एक रैट रेस, एक होड़ लग जाएगा कि हमें भी न्यूक्लियर बनना है, और एस्केलेशन होगा, टेंशन्स बढ़ेंगे। सो दैट इज़ वाई वर्ल्ड चाहता है कि ईरान अभी न्यूक्लियर नहीं हो, इसीलिए न्यूक्लियर डील होने की भी बात है। बट एट द सेम टाइम इजराइल और सऊदी के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है इस ब्लॉक में, और ईरान आइसोलेटेड होता जा रहा है। इसके सपोर्ट में रशिया भी आ रहा है। लेट अस सी आगे चीज़ें कैसे प्रोग्रेस होती है। इंडिया का अगेन, इंडिया इज़ वेरी न्यूट्रल। सऊदी इज़ अ फ्रेंड, इजराइल इज़ अ फ्रेंड, ईरान इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड। Joe Biden sought to strengthen America's traditional partnership and alliance in the region involving Israel and Sunni Arab countries. दो क्लियर ऑब्जेक्टिव थे बाइडन के। जैसे बाइडन का भी अभी जो क्राउन प्रिंस है सऊदी के, काफ़ी अच्छे उनके रिलेशंस नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टी रहा है इन हिस्ट्री। बट अगेन उसको ओवरकम करते हुए अभी टॉक्स हुए। वाई? बिकॉज
रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, बिकॉज एनर्जी का क्राइसिस है, कोविड-19 का क्राइसिस है, यूएस का जो प्रेजेंस है वर्ल्ड पुलिस का वो वीकन हो रहा है, यूएस अपनी हेजेमनी दिखाना चाहता है. सो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, ऑल्दो हैविंग डिफरेंसेस इन ओपिनियन, ये कंट्रीज साथ में आए, ये लीडर्स साथ में आए. दो क्लियर ऑब्जेक्टिव है, रीजनल बैलेंस और एनर्जी सिक्योरिटी. ईरान न्यूक्लियर टॉक्स इम्पास हो गया है, कुछ आगे प्रोग्रेस हो नहीं रही है, तो अब अमेरिका वेस्ट एशिया पॉलिसी कैसे अपनाता है. दिस इज जियो पॉलिटिक्स. सेकेंड जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पनिश भी करना चाहता है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फॉर हिज यूक्रेन इन्वेजन, और उसके लिए सऊदी अरेबिया को यूएसए कन्विंस करेगा कि आप ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि रशिया के पास भी ऑयल है, रशियन ऑयल को ये साइडलाइन करना चाहते हैं. तो सऊदी अरेबिया को बोलेंगे पंप मोर ऑयल इंटरनेशनल मार्केट, ताकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया से डिफिकल्टी हुआ है, ऑयल क्राइसिस, वो नहीं हो. बट अब थर्ड एंगल क्या होगा कि जो सऊदी अरेबिया है और जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं. सो लेट अस सी, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी चीज़ें. मोर इम्पॉर्टेंटली, बिल्डिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट ईरान वुड नॉट रिजॉल्व द ईरान प्रॉब्लम. ईरान को जितना पुश करोगे, ईरान उतना ही फिर और एफर्ट्स करेगा टू ट्राई टू इट वुड बी लाइक सर्वाइवल फॉर ईरान. तो ईरान ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेगा, इससे वर्जन ही होगा इस पूरा सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन इन वेस्ट एशिया. लेट अस सी, गुड सेंस शुड प्रिवेल, और यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आता है देखते हैं. ओके, सो दिस इज बाइडेन इन वेस्ट एशिया. अब यहाँ डिफिकल्टी होगी और प्रॉब्लम हमें क्या होगा, बिकॉज अगर यहाँ फाइट होता है तो हमारी ऑयल सप्लाई हिट होगी और अगेन इकोनॉमी में हार्डशिप्स आएगी हमें. सो दैट इज वाई वी वांट अगेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन दिस वेस्ट एशिया रीजन. लैकलस्टर प्रेसिडेंशियल रेस इन द मेकिंग. पॉसिबली बाइडेन सेकेंड टर्म के लिए अप्लाई करेंगे और पॉसिबली डोनाल्ड ट्रंप फिर से अभी चुनाव लड़ेंगे. तो लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे. Then this is democracy, saint and the sinner, super grandmaster at sweet 16, FPI pull out कर रहे हैं मनी. अब this is another problem कि यूएस में रेसेशन के चांसेस दिख रहे हैं. यूएसए में दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, इंटरेस्ट रेट का हाइक हो रहा है. तो बहुत सारा पैसा जो वर्ल्ड के डेवलपिंग मार्केट्स में स्कैटर्ड होता है इन्वेस्टर्स का, वो वहाँ से पुल आउट कर रहे हैं और वापस यूएसए ले जा रहे हैं. तो दैट इज़ वाई डॉलर बढ़ रहा है. कल हमने देखा था यूरो के बराबर आ गया डॉलर, रुपी 80 के नीचे आ गया. अब एफपीआई भी पुल आउट कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा, लेट अस सी. निर्मला सीतारमन मैम ने कहा कि हमारे स्टॉक मार्केट में अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए, डोमेस्टिक. तो हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पुल आउट भी कर लें. एनिमल्स रेस्क्यू हुआ है मुंबई एडजॉइनिंग एरिया. फ्लड्स से एनिमल्स में भी डिफिकल्टी आती है. अब ये जो सवाल है ये है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन एंड केरला. केरला इज गॉड्स ओन कंट्री. केरला इज वेरी ब्यूटीफुल. केरला जो नेचर का है वो गिफ्टेड है. यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, नेचर प्लेंटी है. अब नेचर प्लेंटी है, फॉरेस्ट प्लेंटी है, तो इस डेलिकेट वेस्टर्न घाट्स को सेफगार्ड करना भी प्रायोरिटी हो जाता है. तो यहाँ पर अब केरला में माइनिंग नहीं कर सकते, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती इन द सेंस एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है, वरना फिर इकोलॉजिकल लॉसेस होंगे. तो केरला के पास डिफ़िकल्टी ये हो जाती है कि वो रेगुलर दूसरे राज्यों की तरह इंडस्ट्रीज़ एंड दिस माइनिंग एट्सेट्रा नहीं कर पाता, बिकॉज वो फॉरेस्ट वहाँ पे ब्लेस्ड है. तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन. अभी केरला स्टेट असेंबली में एक रिजोल्यूशन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि यहाँ राज्य में केरल में जो हैबिटेशन है, फार्मलैंड्स है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसको ESZ के अंदर नहीं लाया जाए. ESZ सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बोला था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इसको हम सेफ गार्ड करें. तो हम इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और इसका बैक स्टोरी भी देखते हैं. सी, तो अभी तो ये रिसेंट ये वर्डिक्ट आया है कि केरला में हम इतना ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ESZ? जहाँ इकोलॉजी फ्रेजाइल है तो उसको ESZ डिक्लेयर कर दिया जाता है, जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है. ये MOEFCC नोटिफाई करता है प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास. आप बताओ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फेयर, सैक्रेड ग्रूव्स, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? ये सब हमने कुछ दिन पहले रिमेंबर पढ़ा था, इन C2 एंड XC2. तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया, ESZ, बायोस्फेयर, सैक्रेड ग्रूव्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस क्या है? अब
ESZ अगर डिक्लेयर करना है तो वो एक काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर होगा। जैसे ये फॉरेस्ट है, इसके आसपास भी हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कंटेन करती हैं, ज़्यादा अनरेगुलेटेड नहीं होगा, रेगुलेटेड होगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये डिलीनिएशन करता है इको सेंसिटिव जोन का, साइट स्पेसिफिक। तो ये रेगुलेटिव इन नेचर होना चाहिए, प्रोहिबिटिव नहीं होना चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड। तो बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी नहीं आते हैं, बट एक चेक होता है, रेगुलेटिव होना चाहिए। रेगुलेट करें सर्टेन एक्टिविटी अराउंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दैट एंथ्रोपोजेनिक जो डैमेजेस होते हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम के वो नहीं हो। तो ये काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन हो जाएगा इको सेंसिटिव जोन। अब यहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड है? अगर ऑनगोइंग एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक, ये अलाउड है। बट कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी। वेस्टर्न घाट्स में यही प्रॉब्लम है, कमर्शियल माइनिंग, बिकॉज यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स बहुत है, बट यू कैन नॉट माइन देम। गोवा का केस देखा था हमने, sawmills, industries causing pollution, establishment of major hydroelectric projects, commercial use of wood, tourism activities, hot air balloon over the national park, discharge of effluent, any solid waste, hazardous substance। तो कर्टेल हो गई है, ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी। ये एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो कमर्शियल जो फुल थ्रॉटल डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। और इसी बात पे स्टेट ऑफ केरला बोल रहा है कि देयर शुड बी सर्टेन कंसेशन। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में फेलिंग ऑफ ट्री, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इलेक्ट्रिक केबल्स। सो द आइडिया इज ESZ होते ही बहुत सारा आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मेन स्ट्रीम होती है वो नहीं कर सकते। और केरला बोलता है कि बिकॉज वी आर हैविंग दीज फॉरेस्ट और आप इसको ESZ डिक्लेयर करोगे तो फिर हमारा जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, कमर्शियल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बिकॉज स्टेट में देखो 30% ऑफ केरला फॉरेस्टेड है, वेस्टर्न घाट 48% है स्टेट ऑफ केरला का, 590 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेक्स है, कैनाल्स है, वेटलैंड्स है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सब ESZ में इंक्लूड हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी भी केरला की देखो बहुत ज़्यादा है, 900 इज़ अ बिग नंबर, 900 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो जगह नहीं है इनके पास और फॉरेस्ट को काट नहीं सकते। डेमोग्राफिक प्रेशर है यहाँ पे, तो व्हाट टू डू? तो ये स्टेट्स के एप्रीहेंशंस हैं यहाँ पे। लेट अस सी कि मिलियंस ऑफ जो लाइव्स है इनके लाइवलीहुड प्रॉस्पेक्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अब यहाँ पे दो कमेटी आई थी पहले, एक थी गाडगिल कमेटी और एक फिर बाद में कस्तूरी रंजन कमेटी आएगी। गाडगिल कमेटी ने तो ये बोला था पूरे वेस्टर्न घाट्स को ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, माइनिंग वगैरह नहीं होने देंगे। तो लेट अस सी अब इसमें क्या डेवलपमेंट आगे होता है। Then this is कर्नाटका PSI, एलॉन मस्क ट्विटर डील कैंसिल हो गया। वाई? बिकॉज ये जो सोशल मीडिया होते हैं इसमें लाइक 30% बॉट्स हो सकते हैं ट्विटर पे। बॉट्स मतलब दे आर नॉट रियल पीपल, बॉट्स। सो लेट अस सी आगे अब ये क्या होता है। यहाँ पे लाइक सूट फाइल हुआ है, लेट अस सी। अब यहाँ पर है ब्रेन फ्रीज, एक टर्म होता है ब्रेन फ्रीज, उसके पहले है डिस्पोज भी एक वर्ड है इंग्लिश में। डिस्पोज ऑफ होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल माई नेबर इज अनविलिंग टू डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड स्कूटर। स्कूटर पुराना हो गया है बट उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना। हाउ अबाउट दिस एग्जाम्पल कि अ वे टू डिस्पोज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। एक फुकुशिमा हुआ था डिजास्टर अगेन जापान में, यहाँ पानी कंटामिनेट हो गया है बहुत ज़्यादा, उसका वेस्टेज जो वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन गया है। दिस इज़ न्यूक्लियर वेस्ट। अगर आपका इसको गूगल में देखो ना तो वहाँ बड़े बड़े टैंकर्स हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जा रहा है, बट हम कितना स्टोर कर पाएंगे, इसको कहीं ना कहीं रिलीज तो करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ। ब्रेन फ्रीज क्या होता है? ब्रेन फ्रीज मतलब अचानक से आप कोई वर्क एक्टिविटी कर रहे हो, मोमेंटरली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो ब्रेन फ्रीज हो गया। जैसे एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऐसे लाइक ड्रेसिंग रूम से हेल्प ले रहे थे रिव्यू लेने के लिए, और फिर वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने कहा था कि वो एक ब्रेन फ्रीज मोमेंट था। रॉन्ग था बिकॉज व्हाट दे डिड, तो वो ब्रेन फ्रीज मोमेंट था। एंड क्लाउन अराउंड का मतलब है यू आर बिहेविंग इन अ वेरी सिली मैनर, जोकिंग अराउंड। When my mother saw me balancing a pencil on my nose, she told me to stop clowning around and get on with my homework. तो यहाँ पे डांट पड़ गई। So this is about English, all right? So this is about English. Now this is India China 16th round of talks है। As usual कोई outcome नहीं है। चाइना की पॉलिसी है by time build capacity। नेवी ने डीकमीशन किया सिंधु ध्वज को।
देन दिस इज 50% फार्मर्स ही बेनिफिट हुए हैं लोन वेवर स्कीम से. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. फार्मर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर्स कौन है. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फार्मर्स कौन है. एग्रीकल्चर इनकम को जो फार्मर्स की है या फिर जो इनको 6,000 रुपीज़ जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि हु आर फार्मर्स. सबसे मुश्किल काम ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी और फिर उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना. बिकॉज अक्सर क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स देने की कोशिश करती है तो वो रियल फार्मर्स के पास कभी नहीं पहुंच पाता है. दिस इज द प्रॉब्लम. पैक्ड कर्ड, पनीर, आटा 5% जीएसटी लगेगा. महंगाई, इंडिगो प्लेन डाइवर्टेड टू कराची. पिछले कुछ टाइम से टेक्निकल स्नैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. क्लोज टू 18 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम लिखा. फॉरेस्ट फायर. देन दिस इज एक्टिव और पैसिव, डोंट इग्नोर ईदर. Then this is sports. This is so good. Sindhu conquers Singapore. Sindhu has great company in celebrating her triumph. Indian शटलर का थर्ड ट्रॉफी है 2022 सीजन में. एक्सेलेंट वर्क. देन दिस इज एजुकेशन प्लस. यहाँ भी बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है. समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न. लाइफ में ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि केवल जीत ही जीत मिलती जाएगी, हार भी आएगी. समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न. द पॉइंट इज, हमें ना तो ये सिखाया जाता है कि सक्सेस को कैसे हैंडल किया जाए, ना हमें ये सिखाया जाता है कि फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए. सक्सेस और फेलियर दोनों को हैंडल करना आना चाहिए. सक्सेस एंड फेलियर, जैसा कि हम बोलते हैं, सक्सेस कभी भी सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, फेलियर कभी भी दिल पे नहीं उतरना चाहिए. ओके, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न. तो यहाँ बेसिकली यही है कि हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लिखते हैं. सो मेनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग सो हार्ड, बट द पॉइंट इज सीट्स आर लिमिटेड. किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा. बट अगेन, जैसा एक हिंदी में मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे, ये एक दरवाज़ा है बस, जिससे एक दुनिया आपके लिए ओपन होगी. बट द आइडिया इज यूपीएससी जैसा आप मान के चलो, ये इट इज़ नॉट द ओनली डोर, इट इज़ नॉट द ओनली डोर. और ये बहुत फुलिश और इमेच्योर सेइंग होगा कि यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया मतलब बहुत अच्छे हो, नहीं किया तो नहीं किए हो. ये जैसे थॉट्स हैं, बड़े चाइल्डिश इमेच्योर थॉट्स होते हैं. इनको सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट. ओके, सो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करना है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए. ओके, अब स्टेपिंग स्टोन है यहाँ पे. बिकॉज फेलियर को आप कैसे लो, एडिसन कितने टाइम फेल हुआ, हम जब वॉक करना सीखते हैं कितने बार गिरते हैं अपन. तो फेलियर शुड बी लाइक सेलिब्रेटेड. आप उससे लर्न करो, सीखो, एक्सप्लोर, बी मोर. और खुद को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी मत करो. आंसर राइटिंग में आप लोग बहुत डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे, गलत हो गया, अच्छा क्वालिटी का नहीं आया, देन व्हाट. इतना नहीं सोचना चाहिए. ओके, सो दिस इज दैट. फेलियर को हैंडल करना सिखाना चाहिए. फेल अर्ली, फेल फास्ट, और उससे तुरंत सीखो भी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लर्न. और खुद को इतना सीरियसली भी मत लो, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके, फेलियर्स आर प्रिवेंटेबल. लूजिंग एन एग्जाम डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी. कॉम्प्लेक्स फेलियर्स हो जाते हैं, क्रॉप फेलियर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. कई बार सब सही है बट वो होता ही नहीं है, क्लिक ही नहीं होता. तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं है. द पॉइंट इज यू नीड टू लाइक हैंडल योर सेल्फ. प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें भी हमें सिखाना चाहिए. ये चीज़ बहुत लाइफ में, लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है. फेल ग्रेसफुली. दिस इज़ नॉट टू आइडियलाइज और सेलिब्रेट फेलियर. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो लाइक स्टूडेंट्स एग्जाम निकालते हैं या टॉप करते हैं, हम उनको इंस्टेंट सेलिब्रिटी बना लेते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी रॉन्ग कल्चर. प्लस जो नहीं कर पाते तो उनको इंस्टेंटली हम एक लूजर का टैग दे देते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर. मोस्ट पीपल डोंट डू दिस, बट किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए. इस टाइप का थॉट प्रोसेस इज नॉट राइट. तो नॉर इज टू डिमीन और डिस्ग्रेस सक्सेस. सोशल जो है हमारा मॉडल है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. अकेडमिक फेलियर्स वगैरह, दीज आर लाइक स्टेपिंग स्टोन. इनसे आप बस सबक सीखते जाओ. ओके, एनीवन हु हैज डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट हैज फेल्ड इन सम वे. वो है ना, जो लाइक कोशिश करते हैं उन्हीं का होता है हार, बाकी तो कोशिश ही नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट देयर. इफ यू एक्सपेरिमेंट विद बोल्ड आइडियाज, गेट रेडी टू फेल मोर. इंटेलिजेंट फेलियर्स, एक्सेलेंट फेलियर्स आर बेटर देन मीडियोकर सक्सेस. अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके गोल्स ही इतने हाई हैं, स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई है, तो ऑब्वियसली यू आर गुड. डू नॉट वरी.
intelligent failures and the courage to continue. Be courageous. Okay, sometimes you win, sometimes you learn. All right, so this is education plus. इसके अलावा बिहार का ये है बाइसन, इसका नाम है गौर, इंडियन बाइसन स्टेट एनिमल है बिहार का। ये है पीपल स्टेट ट्री है। ये मैरीगोल्ड है स्टेट फ्लावर, और हाउस स्पैरो है स्टेट बर्ड। ये जो बिहार राज्य है ये किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कितनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है? आंसर बिहार। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।